Hello all, hello everyone. How is everyone doing? Welcome to Career Launcher. Okay, so number system part 9 और हम अभी भी continue करेंगे what we were doing last time with another set of questions, numbers logic driven but miscellaneous and some miscellaneous logics you can say, right? Still a lot of variety of questions I have seen, on numbers, which I would like to put forward and I would like you to try along with me, right? As always. तो बार बार मैं नहीं बोलूंगा, आप समझदार हैं कि आप अगर ट्राई करेंगे तो ही ज़्यादा बेनिफिट होगा आपको, कि आप सोचें, आप ट्राई करें और फिर हम डिस्कस करें, राइट? ओके, सो numbers, logical problems, right? Let's start from, right? I have put forward all the diverse set of questions again as always, and I hope you would try and enjoy. Let's start. All right, here we go. Cat 1998, old is gold. 5 digit numbers are formed using only 0, 1, 2, 3, 4 exactly once. क्वेश्चन पीएनसी का नहीं है. पहली लाइन लेकर के ऐसा लग सकता है, बट रीड द क्वेश्चन. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर दैट कैन बी फॉर्म्ड? सिंपल. नंबर की मैक्सिमम वैल्यू क्या करोगे, कैसे करोगे? नंबर की मिनिमम वैल्यू कैसे करोगे? ऑब्वियसली स्मॉलेस्ट रेट्स यू विल use at the forefront in the 10,000s place. It's a number in the 10,000s, right? So max क्या करोगे? 0, 1, 2, 3, 4, तो आप 10,000 प्लेस पर 4 रखोगे. उसके बाद नेक्स्ट लार्जेस्ट रखोगे 3, बिकॉज रिपीट नहीं करना है, हर एक को एग्जैक्टली वंस यूज करना है. सो 43,210 इज योर लार्जेस्ट नंबर, राइट? एंड व्हाट इज योर मिनिमम? अब मिनिमम ये मत कर देना कि 0, 1, 2, 3, 4. इट्स नॉट अ 5 बिट नंबर, राइट? ये दिस इज द ओनली मिस्टेक दैट यू कैन डू. आई गेस ऑप्शन बी इसीलिए ट्रैप ऑप्शन रखा हुआ है कि आप 0, 1, 2, 3, 4 माइनस कर दें. नहीं, 5 डिजिट नंबर्स आर फॉर्म्ड, तो 0 नहीं रख सकते भाई. 1, द मिनिमम दैट यू कैन पुट ओवर हियर इज 1. अब बाकी जो बचा है 0, 2, 3, 4, वो आप जो है उसी ऑर्डर में लिख दीजिए. दैट इज द मिनिमम वैल्यू. And now you subtract and now you get your number, this difference, right? 32,976 is the correct choice. Bas khatam, done, right? Right. चलिए और देखते हैं. हो गया ये तो, मतलब होने को तो 10 सेकंड का क्वेश्चन है, राइट? अगर लॉजिक समझ में आ जाए, बस इतनी सी बात थी. 0, 1, 2, 3, 4 नहीं करना है. दैट इज द ओनली ट्रैप दैट यू कुड हैव गॉट इनटू. एल्स दिस इज इट. और देखते हैं नेक्स्ट वन. Now, so this came in CAT 2003. And wow, so look at this. Well, some people have to be given some amounts. Okay, so using some coins, using only 2, 5, 10, 25 and 50 paisa coins. Have you seen them? 50 तो देखा ही होगा. 25, मैंने 25 तक देखा है. Actually, when I was very small, I mean, there used to be those 10 paisa coins also. I mean, they were just about getting finished, Anyway, so this is olden times. And so question is, what question क्या है? Question देखिए. What will be the minimum number of coins required to pay exactly 78, 69 paisa and 1 rupee 1 paisa to 3 different persons? देखिए क्या ऑब्जेक्टिव है. You to minimize the number of coins. How you do that? भाई 78 पैसा देने के लिए मैं 39 कॉइन्स भी यूज कर सकता हूँ. 2 39 टाइम्स, बट दैट इज वेस्टफुल यूज. इतने सारे कॉइन्स को दूंगा, वो बेचारा पकड़ेगा कैसे? सो राइट, वो कहेगा भाई कम से कम नंबर कॉइन्स में दो, जेब में आ जाए. सो व्हाट ही आस्क, ही इज बेसिकली आस्किंग फॉर द हाईएस्ट डिनोमिनेशन, राइट? तो वो कहेगा चलो मुझे 50 दो, फिर अब 28 देना है. तो बेसिकली टू exactly dispense the required amounts, right? That is the point. Okay, so 78 कैसे देंगे? पहले तो 50 दे देंगे ऑब्वियसली. उसके बाद 28 के लिए ना 25 दिख रहा है, बट दे नहीं सकता. क्यों? देखिए समझिए, इस क्वेश्चन में क्या है, वी हैव टू गिव, यू हैव टू पे
You're not allowed to give and take. That is not allowed. Because question clearly says number of coins required to pay exactly 78 पैसा to three different persons. तो मुझे 78 पैसा पे करना है, मैं गिव एंड टेक नहीं कर सकता. मैं ये नहीं कर सकती अच्छा चलो भाई ऐसा है कि आप ले लो मेरे से 25, 75 हो गया, अच्छा अब आप 5 ले लो मेरे से, 80 हो गया, मुझे 2 पैसा वापस दे दो. ऐसा नहीं कर सकते. So that is not allowed. That you cannot adjust the amount by getting back something. So therefore I can't put 25 despite my best intention was कि मैं highest amount use करूं, but 25 के बाद 3 पैसा की ऑप्शन नहीं है. तो मैं टेंस पर मुझे आना पड़ेगा. आई नीड टू टेक टेंस नाउ. सो 10 2 बार लेंगे तो 70 हो जाएगा. अब 70 के बाद अब मैं 5 नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि बात तो वही है ना कि आपने 25 कर लिया, अगर 10 10 5 कर लिया, वो फिर आप 3 वाली सिचुएशन पर वापस आ गए. सो 25 नहीं ले पाया, अब मैं 5 नहीं ले पा रहा हूँ, अब मुझे टूज पर ही आना पड़ेगा. और टूज भी कितनी बार लेने पड़ेंगे? 4 बार. 8 पैसे देने अभी भी 78. So you cannot get better than this. I mean, in terms of the number of coins, right? You have, this is as best as it could be. So 78 थोड़ा सा एक ऐसा फिगर था कि उसने मुझे बेस्ट वैल्यूज यूज नहीं करने दी. 50 तो चलो हो गया, बट उसके पास 25 नहीं कर पाया, 5 नहीं कर पाया. तो यही आपको करना है. दैट्स इट. दैट इज व्हाट दिस क्वेश्चन इज ऑल अबाउट. और ये ऐसा आपको और 2 अमाउंट्स के साथ ये हिट एंड ट्रायल, ये एफिशिएंट यूज ऑफ कॉइन्स कैसे करें वो आपको करना है. Number of coins is your focus. So number of coins you have used here are 7, right? You have used 7 coins. अब इस प्रोसेस को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं, क्योंकि पॉइंट समझ में आ गया है कि कहाँ पर हम रुक जाएंगे, फिर हम कैसे व्हाट विल डू. सो 50 से स्टार्ट करेंगे ऑब्वियसली. अब 19 के बारे में सोचेंगे तो 10 तक पर ही आएंगे ऑब्वियसली. 60 हो गया, 9 पर आएंगे तो 5 to 2, राइट? ऑब्वियसली. या सो दैट्स इट. I think that is as good as it could be. I've used 5 coins. I've made exactly 69. मैं टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स, क्योंकि मेरा आंसर है तो मैं वो उसको ट्रैक कर रहा हूँ. लास्ट में आता है 1 रुपया 1 पैसा, मतलब 101 पैसा. ओके, नाउ लुक एट दिस. 50-50 मतलब 50 + 50, 1 रुपया दे दिया, उसके बाद आप फंस जाओगे. यू कांट डू 50 + 50, राइट? दिस इज ऑल्सो, यू हैव टू गेट इनटू सम अदर थिंग्स. तो 50 के बाद अब 25 पर आना पड़ेगा. अब फिर से वही चीज है कि 25 2 बार यूज नहीं कर सकते हैं. बात तो वही हो जाएगी 50 पैसा 2 हो गया, वो तो इफेक्टिवली नहीं कर सकते हैं. तो फिर 10 पर आना पड़ेगा. तो 10 2 बार करेंगे तो क्या हो जाएगा? 95, 75, 85, 95. अब 6 पैसा रहता है, तो 6 पैसा फिर से वही बात कि 5 पैसा नहीं कर सकते हैं. फिर 5 + 1 कैसे करोगे? तो 2 + 2 + 2 के अलावा कोई ऑप्शन दिखती नहीं है. अगेन आई हैव यूज्ड दीस 7 कॉइन्स. तो दैट इज the efficient use of coins as best as I could do, and that adds up to a total of 19 coins. 7 5 12 7 19. बस इतनी सी बात, right people? चलिए, so I hope you're trying them right with me, और अगला भी आप ट्राई करेंगे मेरे साथ, ठीक है? In this set of miscellaneous logical numbers questions. ये रहा आपके सामने अगला सवाल. Now, so pure logic question, a sort of puzzle, right? I'm sure you will enjoy doing this, right? Please do try. All right. So, have you thought about this one? चलिए डिस्कस करते हैं. 3 Englishmen and 3 Frenchmen work for the same company. Each of them knows a secret not known to others. 6 लोग हैं, हर एक के पास एक एक सीक्रेट है, जो कि किसी का दूसरे का सीक्रेट नहीं पता है. मतलब 6 सीक्रेट्स हैं. They need to exchange these secrets over person to person phone calls. Person to person phone calls मतलब one person on one side, another person on one side. There are no 3 persons involved. एक फोन कॉल में 2 ही लोग इन्वॉल्व होंगे. पर्सन टू पर्सन फोन कॉल्स, so that eventually each person knows all secrets. Each person should know all secrets. None of the Frenchmen knows English and only one Englishman knows French. None of the Frenchmen knows English. तो Frenchmen आपस में तो बात कर सकते हैं, लेकिन इंग्लिश मैन तक
फ्रेंचमैन की बात पहुंचे तो उसके लिए एक ही मीडिएटर है, राइट? ओनली वन इंग्लिशमैन नोज फ्रेंच। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ फोन कॉल्स नीडेड? ठीक है, तो ये इंग्लिशमैन जो है ये हमारा मेन सूत्रधार है राइट? He will do everything for us. He will do the all the mediation over here. Even the, let's say, is a person who knows French, and let's say the three Frenchmen are F1, F2, F3. Let's just arrange the phone calls to make the optimum usage of calls. Minimum calls देखनी है। देखिए, सबसे पहले तो E1 will intake all the secrets, right? In order to, he cannot just start, अच्छा भाई सुनो, F1 को डायरेक्टली कॉल करे और उसको सारे secrets तो दे नहीं सकता है। So the point is he has to first intake all the secrets, right? So he'll ask everyone to, I mean, he'll call everyone and take secrets from them. So he'll take a secret from E2, he'll take the secret from E3, this is E3, right? He'll just take this, अभी मैं एरो जो बना रहा हूँ इसका मतलब यहाँ से वहाँ secret transfer हो रहा है, right? F1 will give his secret to E1, F2 will give his secret, F2 will give his secret to E1. Four phone calls have happened. Now when he's about to call F3, when he will listen, I mean, F3 को जो सीक्रेट जानने हैं, अब E1 के पास सब कुछ मौजूद है. Now E1 will start transferring back the secrets. So in his fifth call, F3 E1 को अपना सीक्रेट तो बताएगा ही, but at the same time E1 F3 को बाकी सबके सीक्रेट्स बता देगा. तो his transfer process has now started. अब 4 और लोग रहते हैं जिसको E1 को सीक्रेट्स ट्रांसफर करने हैं, right? 5 phone calls have happened. 4 phone calls more are required. There goes your answer 9, right? 5 phone calls have happened. 6th phone call F2 को सब कुछ पता चल गया. 7th phone call F1 को सब कुछ पता चल गया. 8th phone call E2 को सब कुछ पता चल गया. 9th phone call E3 को सब कुछ पता चल गया. That's it. Right? That is the best efficient way of arranging these phone calls, right? All right. So I hope you enjoyed this one. देखिए, इस तरह के मतलब कैट में ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन जो है किसी एक थ्योरी पार्ट से आता है. कैट कई बार बिल्कुल प्योर लॉजिक बेस्ड पजल्स पूछता है, राइट? चलिए और देखते हैं नेक्स्ट वन. Now here we go. What is this? Let's see. Well, so let's understand. Suppose the seed of any positive integer n is defined as follows. Now he has given some definition over here, this one. So this is a definition. Seed of n, a number n, is n if n is less than 10. मतलब seed of 1 is 1, seed of 2 is 2, seed of 3 is 3, all the way up to seed of 9 is 9. But अगर नंबर 9 से बड़ा है तो यहाँ पर ये डेफिनेशन है कि seed of n is seed of Sn, otherwise ये Sn क्या है भाई, नीचे लिखा हुआ है, where Sn indicates the sum of the digits of n. अच्छा, मतलब seed of 77, ठीक है. अच्छा, seed of 248, तो 248 is more than 9, तो क्या करेंगे? Seed of 248 is seed of sum of digits of 248, which is 2 plus 4 plus 8. अब 2 plus 4 plus 8 किया तो 2 plus 6 plus 8 14. 14 is still more than 9. तो अभी फिर से इस डेफिनेशन में जाएंगे दोबारा से कि seed of Sn, तो seed of 14 is seed of 1 plus 4, which is 5. Seed of 5 is finally 5. तो हम कर क्या रहे हैं? What are we doing? अरे यार, ये तो वही चीज है जिसको हम लकी नंबर कहते हैं. आपको पता ना लकी नंबर क्या होता है? अच्छा, आपका बर्थ डेट क्या है? 25 जनवरी, तो 2 plus 5 7 इज योर लकी नंबर. ये हम वही कर रहे हैं, राइट? दिस इज व्हाट इज दिस इज कॉल्ड एज डिजिट सम, राइट? वी आर डूइंग डिजिटल सम, डिजिट सम, राइट? सम ऑफ द डिजिट्स करते जाएंगे एक नंबर का जब तक कि वो वैल्यू 9 मतलब 10 से छोटी ना हो जाए, राइट? सिंगल डिजिट ना बन जाए. सो दिस इज द लकी नंबर थिंग. And mathematically speaking, this digit sum is nothing but the remainder of the number when it is divided by 9. यही तो होता है ना वो. जैसे अगर आपका बर्थ डेट 25 को है तो आपका लकी नंबर 2 plus 5 7 है, और 7 क्या है? 25 का 9 से रिमाइंडर. अब क्वेश्चन, अब ये आपको समझना था, राइट? दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड, राइट? Once you understand this, then the question is very simple. How many positive integers n such that n is less than 500 will have their seed value 9? Seed value 9 कब होगी? जब नंबर 9 का मल्टीपल होगा. जैसे
जैसे 1 2 3 3, ये नंबर 9 से डिविजिबल है? हाँ है, क्योंकि सम ऑफ डिजिट्स इज 9। इसका डिजिट का सम भी एग्जैक्टली 9 है, इसीलिए, राइट। तो एक नंबर जो कि 9 का मल्टीपल होता है, उसका डिजिट सम इवेंचुअली 9 होता है, राइट। जैसे आप हमेशा 9 के सम पर ही एंड अप होंगे जब भी एक 9 का मल्टीपल नंबर लेंगे। तो बेसिकली हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 9 आर देयर फ्रॉम 1 to 500? 500 को 9 से डिवाइड किया तो 500 इज 9 इंटू 9 5s are 45 and then again 50. So again 45, 9 5s are 45 plus remainder is 5. So there are 55 multiples of 9. 55 into 9 is 495, right? So 55 multiples of 9 are there. So 55 numbers which are the multiples of 9 will have their seed value as 9. In fact, from 1 to 500, there will be 55 numbers only which will have their seed number value as 1 or 2 or 3 up to, अगर मैं 495 तक की बात करूं, right? Because वो एक batch of 9 numbers में will have each number to have their different seed values, right? तो यहाँ पर जो seed है वो basically digit sum है, यानी कि remainder of the number when divided by 9, राइट। तो बेसिकली वो जो लिखा हुआ है, मतलब एक फंक्शन के फॉर्मेट में, यू हैव जस्ट इंटरप्रेट दैट दिस इज इवेंचुअली व्हाट द वे ही हैज एक्सप्लेन्ड व्हेन ही सेज दिस ना, टू जब 248 का एग्जांपल, तो आई होप मोस्ट ऑफ यू वुड हैव गॉट दिस, राइट। ओके ओके, राइट। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चंस भी आए हुए हैं। दिस वाज 2008 वन। चलिए और देखते हैं नेक्स्ट वन। यू विल ट्राई विद मी? यस, CAT 2025 last year question only. Please do try this one. Right, I hope you have tried. चलिए देखिए, क्वेश्चन ऑप्टिमाइजेशन का है, क्लियरली आपने देख लिया है। आपको एक वैल्यू को मिनिमाइज करना है और आपको एक कंस्ट्रेंट गिवन है, और ये जो ABC है ये क्या है? 3 डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर्स। तो आपको एक, यू हैव टू सेटिस्फाई दिस इक्वेशन 3AC मींस 3 into A into C is 8 times of 8 into A plus B। तो मैं इसको ऐसे इस तरह से लिख रहा हूँ ताकि अब मैं यहीं पर ही इनकी वैल्यूज को, इनके इन वेरिएबल्स को वैल्यूज असाइन करने की कोशिश करूंगा विद इन दिस इक्वेशन। व्हाट्स द लॉजिक? देखिए, एक इक्वालिटी है, लेफ्ट हैंड साइड कह रही है कि मैं 3 का मल्टीपल हूँ, क्योंकि ABC इंटीजर्स हैं, तो 3 का मल्टीपल ये एक्सप्रेशन होगी दोनों तरफ से। राइट हैंड साइड से ये एक्सप्रेशन 8 का भी मल्टीपल होना चाहिए, तो ये एक्सप्रेशन 3 और 8 दोनों का मल्टीपल है, यानी कि 24, 3 into 8 24 का मल्टीपल फॉर श्योर होनी चाहिए, राइट। सो लेफ्ट हैंड साइड में A into C must be therefore a multiple of 8 obviously। अब मुझे अगर मिनिमम वैल्यू लेनी है 3A plus 2B plus C, राइट, तो ऑब्वियसली मैं ABC को वैल्यूज भी मिनिमाइज करूंगा, तो मैं A into C को 8 के बियॉन्ड जाने ही क्यों दूंगा? Isn't it? अच्छा, अब देखिए, आपको जो इक्वेशन बैलेंस करनी है उसमें लेफ्ट हैंड साइड पर देयर इज प्रोडक्ट, बट राइट हैंड साइड पर देयर इज सम, राइट। थोड़ा सा, it's not a equation that you can solve algebraically. You're doing number fitting, pure number fitting, right? That is why it's a question of numbers and not algebra, right? You're doing fitting of values, and A is common in both of the sides. So मैं लेफ्ट हैंड साइड में जब A को वैल्यू असाइन करूंगा तो ऑटोमेटिकली राइट हैंड साइड पर फिर B की वैल्यू डिफाइन हो जाएगी फ्रॉम द वैल्यू आई हैव पुट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। मैं लेफ्ट हैंड साइड पर वैल्यू एग्जैक्टली 8 ही पुट करूंगा फॉर A into C। वो 8 को मैं 1 into 8 भी कर सकता हूँ, 2 into 4 भी कर सकता हूँ, 4 into 2 भी कर सकता हूँ, 8 into 1 भी कर सकता हूँ, -1 into -8 नहीं कर सकता हूँ। डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर्स हैं, डिस्टिंक्ट इंटीजर नहीं लिखा हुआ। सो मैं क्यों 1 into 8 पर जाऊंगा? क्योंकि मुझे ABC को लीस्ट वैल्यूज असाइन करनी है। थोड़ा सा इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन रखने की कोशिश करूंगा, एज इक्वल एज पॉसिबल। 2 into 4 या 4 into 2 में से कोई वैल्यू मेरे ख्याल से वर्क कर जानी चाहिए। 8 is a very big number to assign to any one variable. Definitely I will not even try that. 2 into 4 ट्राई करें तो 3 into 2 into 4, मतलब मैंने A को 2 रखा, C को 4 रखा, इज इक्वल टू 8 into, तो ये हो गया 24 लेफ्ट हैंड साइड पर। 3 into 8 24, तो ये भी 24 होना चाहिए, तो 8 into this should be 3। So A is 2, so that makes B as 1। Very nice, I got the smallest natural number 1 with me as one of the values।
1, 2, 4 are the three values that I have utilized. It can't get better than this. It can't get better than this. A is 2, C is 4, and B is 1. So I don't think so I need to try anything, because the three smallest natural numbers distinct could be 1 to 3. मैंने 1 to 4 पर बात खत्म कर ली, इससे better हो ही नहीं सकता. Right? So the minimum value that we could have for this expression is 3 into 2 6 plus 2 into b is 1 2 plus c, which is 4. This is 12 is the minimum value for sure. This is the best. आप ट्राई कर लीजिए 4 इंटू टू से. इनफैक्ट 4 इंटू टू रखेंगे तो a को जब 4 रखेंगे ना तो b नेगेटिव आ जाएगा, और 1 इंटू एट इज वेरी वेरी लार्ज. एक सिंगल वेरिएबल को 8 डाल दोगे, कहां से आप 12 के नीचे वैल्यू ला पाओगे, राइट? तो देखिए, मतलब ऑप्टिमाइजेशन बहुत जल्दी हो गई जब आपने ये रियलाइज कर लिया कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है. यू हैव टू असाइन द लीस्ट वैल्यूज, एंड द लॉजिक स्टार्ट्स फ्रॉम द फैक्ट दैट a into c must be a multiple of 8, a plus b must be a multiple of 3, because both of the sides must match, right? So if you got that right, very good, right? And we have more, right? Let's see next one. देखते हैं अगला सवाल, ये रहा. Okay, so another recent year question, CAT 23, and yes, again something, थोड़ी सी स्टोरी है क्वेश्चन में. आप कर सकते हैं, राइट? वेरी डुएबल क्वेश्चन. थोड़ा सा समझना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है. क्वेश्चन ने अपने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है. ऑलराइट, so I hope you have tried. Let's see now. Okay, so Bristi went on an 8-hour trip in a car. Perfectly fine. Before the trip, the car had traveled a total of X kilometers till then, where X is a whole number and is palindromic. अगर आपको palindromic नहीं पता तो उसने explain भी किया है. That is, X remains unchanged when its digits are reversed. मतलब जैसे कि 1 2 3 2 1, दिस नंबर इज पैलिंड्रोमिक, बिकॉज आप लेफ्ट से राइट पढ़े या राइट से लेफ्ट पढ़े, दोनों तरफ से आपको ये 1 2 3 2 1 ही पढ़ा जाएगा. जैसे पैलिंड्रोम वर्ड्स में भी होता है, जैसे नितिन, NITIN, मलयालम, लाइक दैट. ओके, सो the her milometer reading was palindromic, right? At the end of the trip, the car had traveled a total of 26,862 kilometers. Till then, this number again became palindromic. Yes, indeed, 26862 we can observe that is also palindromic, right? तो आइडिया क्या है? 2 is 2 है, 6 is 6 है, बीच में कुछ भी हो सकता है ना. मतलब एक 5 डिजिट नंबर इन जनरल पैलिंड्रोमिक कैसा होगा? ABCDA काइंड ऑफ नंबर, राइट? दिस इज देयर, बीच में कुछ भी हो सकता है. अब आती कंस्ट्रेंट कि ब्रिस्टी नेवर ड्रो मोर देन 110 से ज्यादा उसकी स्पीड कभी भी नहीं थी. तो देयरफॉर देन द ग्रेटेस्ट पॉसिबल एवरेज स्पीड एट विच शी ड्रो. ऑप्शन में 110 भी है. 110 उसकी एवरेज स्पीड तब मैक्सिमम अचीव हो पाए अगर 26862 इज हर फाइनल रीडिंग. अगर उसने 110 की एवरेज स्पीड अचीव करी होती तो उसने, क्योंकि उसने 8 आवर की ट्रिप करी है, तो शी वुड हैव ट्रैवल्ड 110 into 8 880 किलोमीटर्स. तो हर इनिशियल माइलोमीटर रीडिंग विच इज x, उसकी लीस्ट वैल्यू है ये. मतलब as back as we can go could have been minus 880, right? अगर ये पैलिंड्रोम है नंबर, ये नंबर, दिस डिफरेंस, तो यही मेरा आंसर है 110. नहीं तो फिर कुछ और सोचना पड़ेगा. आर यू विद मी? उसकी रीडिंग, माइलोमीटर की रीडिंग इनिशियली x जो था वो एक पैलिंड्रोमिक नंबर था. उसने 110 की जैसे ज्यादा की स्पीड नहीं रखी. मैं उसकी मैक्सिमम, इफ आई हैव टू मैक्सिमाइज हर एवरेज स्पीड, I must maximize the distance covered, which could be at the most 880. 110 into 8. The condition is x was palindromic. If this difference is palindromic, then this 110 itself is our answer. Now, if I do this difference 26862 minus 880, then I'm getting 25,000, because 862 minus 880 कर रहे हैं, तो minus 880 कर रहे हैं, तो एक 18 और minus करना है, तो 982 will be the difference, right? But this is not palindromic. 2 is 2, but 5 is not 8. ये 5 हो जाता तो बात बन जाती. So x can't be this. So I have to take x value to the next palindromic value.
x को मुझे आगे ले जाना पड़ेगा किसी एक नेक्स्ट पैलिंड्रोमिक वैल्यू तक। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, 2 2 5 5 तो कर नहीं सकता हूं, मतलब आगे जाऊंगा तो इसको ये, राइट, इट कांट, मैं ये तो पीछे जाऊंगा मैं, अगर मैं 25952 तो ये तो पीछे जाना है, बट आई कांट गो बैकवर्ड्स, आई कांट डू 910 किलोमीटर की 30 किलोमीटर और पीछे चला जाए, नो, तो मुझे आगे जाना पड़ेगा। अच्छा, बीच में 9 लिखा हुआ है, तो मैं इसको इंक्रीमेंट करूंगा तो यहाँ पर इंक्रीमेंट होगा, तो आई विल डेफिनेटली गो इन द रेंज ऑफ 26,000। तो मतलब जो मेरा पेंड्रॉम है वो 26,000 समथिंग फॉर श्योर है। अब उसके बाद मैं मिनिमम रखूंगा, तो मैं सी को इंडिपेंडेंटली मिनिमम रखूंगा तो 0 रखूंगा, राइट, और फिर इसको रिपीट करना है आंख बंद करके, क्योंकि ये प्लेनड्रॉम है 26062 26,060 किलोमीटर्स, and she went up to 26,862, which is exactly plus 800 kilometers. So she has therefore traveled 800 kilometers in 8 hours. So 800 kilometers by 8, which is 100 kilometers per hour, is her average speed that she could have gotten, keeping in mind that her initial reading should have been a palindrome. बस इतना सा करना था, राइट, बट हम जो कर रहे हैं, राइट, दैट इज नॉट ऑन द ट्रेडिशनल बेस, द कोर नंबर थ्योरी कॉन्सेप्ट, राइट, वो हम कर चुके हैं। वी हैव डन फैक्टर्स, मल्टीपल्स, वी हैव डन एचसीएफ, एलसीएम, वी हैव डन रिमाइंडर्स, फैक्टोरियल्स, बेस सिस्टम, ये नंबर्स के कोर थ्योरी है। बट नाउ वी आर गेटिंग इनटू miscellaneous logical questions, right? And I hope you're enjoying them, and we are still not finished, so I hope you will try with me the next one. चलिए, ये रहा हमारे सामने अगला सवाल, जो कि मैं चाहूंगा कि आप जरूर ट्राई करें। बहुत ही बढ़िया सवाल है। करने के बहुत तरीके हो सकते हैं, हो सकता है कि आप इसको कर लें और मेरे अप्रोच से बहुत अलग तरीके से करें, सो इसलिए जरूर ट्राई करें, ठीक है। So I hope you have tried. Let's see if you got this. Okay, so 1 से लेकर के कहीं तक कुछ नंबर्स लिखे होते हैं। Let's say n. A set of consecutive positive integers beginning with 1 is written on a blackboard. A student comes along and erases one number. The average of the remaining numbers is 35, 7 by 17. What was the number erased? How was this average calculated? That is the main thing to understand. Let's say the numbers were there from 1 to n, right? Now, ये एवरेज कैलकुलेट करने में ये जो सम है फ्रॉम 1 to n, 1 2 3 अप टू n, इसमें से एक मिस्टीरियस नंबर हैज बीन रिमूव्ड, मींस सब्ट्रैक्टेड, राइट, हैज बीन इरेज्ड. So actually I'm not left with n but n minus 1 numbers, right? So average is defined as sum of values upon number of values. Sum of values is sum of all the n numbers minus the number that was erased, let's say that is x, divided by the number of numbers which is no longer n but rather n minus 1. This is how this average must have been calculated, which equals this value of 35 7 by 17. अब लॉजिक यहां से शुरू होता है कि ये क्वेश्चन अलजेब्रा का नहीं है फॉर श्योर। ये क्वेश्चन अगेन प्योरली नंबर फिटिंग का है, इसलिए क्वेश्चन नंबर्स का है, ना कि अलजेब्रा का है। एक ही क्वेश्चन है, उसमें n को भी फिगर आउट करना है, x को भी फिगर आउट करना है। क्या आप x को आइसोलेशन में फिगर आउट कर सकते हैं? क्या आपको लगता है कि अच्छा n को नहीं सॉल्व करता, चलो x को सॉल्व कर लेते हैं हवा में? नो, द वे टू सॉल्व x गोज थ्रू द प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग बोथ n एंड x साइमल्टेनियसली। हाउ टू डू दैट? सारा लॉजिक इस नंबर में छुपा हुआ है 35 7 by 17, जो कि एक मिक्स्ड फ्रैक्शन आपके सामने लिखी हुई है। दोनों तरफ आपको मैचिंग करनी है। पहले मैं ये सोचता हूं कि ये n-1 डिनोमिनेटर में यहां पर मुझे दिख रहा है, तो ये जो फ्रैक्शन बनेगी जो मुझे राइट हैंड साइड में दिख रही है, राइट हैंड साइड में फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में 17 दिख रहा है। हो सकता है कि यहाँ पर n-1 में नंबर जो रहा हो 17 से बड़ा रहा हो, 17 में के अलावा कुछ और भी फैक्टर्स रहे हो, बट इवेंचुअली कुछ कैंसिलेशन वगैरह होने के बाद, सिंप्लीफिकेशन होने के बाद नीचे 17 बचा, मतलब n-1 में 17 मस्ट हैव बीन अ फैक्टर। 17 इज अ फैक्टर ऑफ n-1,
means n minus 1 is a multiple of 17. If x is a factor of y, then y is a multiple of x. Factor and multiple are vice versa relationships. So can I say that n minus 1 can be in general taken as 17k kind of number? Or n is like 17k plus 1? N is a multiple of 17 plus 1? For sure. ये बात तो ठीक है, लेकिन इससे अभी भी n की वैल्यू यूनिकली नहीं पता चली, बट कुछ हिंट मिला. अब मैंने जिस तरह से 17 पर लॉजिक लगाया, राइट, विच इज द फ्रैक्शन, द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इन्वॉल्व्ड, अब मैं सोचूंगा कि इस नंबर में जो इंटीजर पार्ट है, जो इसका मेन वैल्यू क्रिएट कर रहा है 35, मींस द एवरेज इज राउंड अबाउट 35, कहने से 35.5 के आसपास है, बट आई एम जस्ट सेइंग कि 35 इश, राइट. तो ये एल्जेब्राइकली जो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा है, तो ये एवरेज अप्रोक्सीमेटली कितना है? देखिए, इस एवरेज में दिस इज अप्रोक्सीमेटली, कैन आई से दिस x इज वेरी इनसिग्निफिकेंट वैल्यू इन कंपेयर्स टू द सम ऑफ 1 to n. आप कोई भी n की ओर लेकर के देखिए, मान लीजिए n आप कुछ भी ले लीजिए, 10 20 ले लीजिए, कुछ भी, राइट. फर्स्ट ऑफ ऑल n काफी बड़ा है, इतना छोटा भी नहीं है, बट अगर आप 20 भी ले लें, तो सम ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स इज 190, 20 into 21 by 2, 210. अब मान लीजिए आपने उसमें से मान लीजिए कि 19 भी रिमूव किया हो, तो 19 इज स्टिल क्वाइट इनसिग्निफिकेंट इन कंपैरिजन टू 210. मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जीरो है, बट मैं कह रहा हूँ कि अप्रोक्सीमेशन के लिए इतना सिग्निफिकेंट तो नहीं है. तो दिस वैल्यू इज देयरफॉर रफली स्पीकिंग n plus 1 by 2 जो सम होता है फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का, उसमें से मैंने माइनस एक्स को इग्नोर कर दिया, क्योंकि मैं राउंड ऑफ कर रहा हूँ, मैं राउंड ऑफ वैल्यू को इक्वेट कर रहा हूँ अप्रोक्सीमेटली, तो ताकि मुझे एक n की एक रेंज समझ में आए कि n इस रेंज में होना चाहिए अप्रोक्स, और डिवाइड बाय n minus 1. n minus 1 इज ऑलमोस्ट n, या आप ऐसा करो, चलो n minus 1 है, तो आप ऐसा करो n minus 1 और n plus 1 आर नॉट वेरी फार अवे फ्रॉम ईच अदर, बिकॉज n इज नॉट सो स्मॉल ना. लाइक n अगर 10 भी हो तो 11 और 9 आर नॉट वेरी फार फ्रॉम ईच अदर. दिस इज रफली n by 2. This average is roughly n by 2, which is roughly 35. So n by 2 is nearly 35 और n is nearly 70. तो n जो है वो 70 के आसपास होना चाहिए, और 17 का मल्टीपल प्लस 1 होना चाहिए. 17 का कौन सा मल्टीपल 70 के आसपास हो जाता है? 17 3 is 51, 17 4 is 68, 68. 17 4 is 68 plus 1. I have nailed down the value of n as 69. And then the question is pretty much done. n 69 होना ही चाहिए, क्योंकि तभी एवरेज 35 के आसपास आएगी. देखिए होता क्या है, 1 से लेकर के n, ये एक एपी है. आपको पता है एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में द मिडिल नंबर इज द एवरेज ऑफ द नंबर्स. 1 से n में मिडिल नंबर इज अराउंड n by 2, so that is the average. Even if you remove x, that does not impact the average by too much, right? N is therefore 69. Put n as 69 in the original equation over here that you wrote initially. Get the value of x. So this is n plus 1 by 2, n is 69. So I'm just putting and solving for x quickly. 69 into 70 by 2. 69 into 35 is the sum of 1 to 69. Minus x divided by n minus 1. n is 69 minus 1 68. हमारा प्यारा प्यारा 68 जो कि 17 से अब कैंसिल होगा, तभी ये इक्वेशन वैलिड हो रही है. इज अब इसको सॉल्व, इसको प्रॉपर मिक्स फ्रैक्शन में लिखिए. 35 into 17 plus 7 उस फॉर्म में लिखिए, p by q फॉर्म में लिखिए. 35 into 17 plus 7 by 17. 17 कैंसिल हो गया, होना ही था, तभी इक्वेशन सॉल्व होगी, तभी एक वैलिड वैल्यू आएगी. 69 into 35 minus 6. मैं सॉल्व क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे अभी दिख रहा है 4 से क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी, क्योंकि यहाँ भी 35 दिख रहा है मुझे. This minus x is 4 into this, 35 into 17 into 4 68. ये देखो 68, ये देखो 69, बहुत आसानी से सॉल्व हो गया. प्लस 4 into 7 28 implies that x इधर आया, ये इधर गया. 35 into 69 minus 35 into 68, so 35 बचा, और 28 भी उधर पड़ा हुआ है तो वो उधर आ गया, minus 28 x is 7. ये आपका आंसर. डन.
आप देखिए हमने कितने नए नए लॉजिक्स लगाए। हमने कहा उस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर को पकड़ के n के ऊपर लॉजिक लगाया कि वो n जो है वो 17 का मल्टीपल +1 होना चाहिए। फिर हमने वो 35 पर लॉजिक लगाया कि भाई एवरेज ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इज टेक्निकली स्पीकिंग n+1/2 होता है फ्रॉम द फॉर्मूला n+1/2 डिवाइड बाय n+1/2 होता है। राउंड अबाउट n/2 पकड़ लिया, x को इग्नोर कर दिया, उससे n की स्पेसिफिक एक रेंज पता चल गया कि 70 आसपास ही होना चाहिए, तो फिर वो 69 सेंस बनाता था। आप देखिए कैसे वो एकदम फिट बैठा, राइट। सारा लॉजिक उस नंबर में छुपा हुआ था, नंबर्स, राइट पीपल। सो आई होप दिस हैज बीन फन, and if you solve it by some alternate approach, do share with me, right? Means this is my I have brainstormed myself, right? There are many solutions because it's a PYQ, right? There are many solutions of this question out there, but this is what I could think best, right? This is how I would have tackled this one. चलिए और देखते हैं। And we are not yet done with our logics, and here is the next one. देखिएगा क्वेश्चन, प्लीज ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अच्छा सवाल है कैट 2016 का। सोचने पर सवाल मजबूर करता है। जो इक्वेशंस हैं उसको ध्यान से समझिए, सोचिए कि इक्वेशन कहना क्या चाह रही है। I hope you have tried. Let's discuss. A and B, two positive real numbers, are expressed as a sum of m positive real numbers. सब जगह पॉजिटिव नंबर्स हैं, ठीक है, कोई नेगेटिविटी नहीं, कोई जीरो नहीं है। So A is the sum of m positive real numbers, B is the sum of n positive real numbers as follows: S1 S2 dot 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 Sm T1 T2 Tn। अब उसने ये इक्वेशन लिखी है where x, this symbol, it denotes the greatest integer less than equal to x. This is the standard actually notation of the greatest integer function. It is a standard function, right? Questions have repeatedly been asked on the idea of greatest integer function, but ये question बहुत unique है। You have to minimize m plus n, means basically you have to minimize the total number of variables involved in defining a and b, जितने लीस्ट नंबर ऑफ वेरिएबल्स आपको लेने पड़े। अब देखिए इस इक्वेशन को समझिए। अच्छा, पहले मैं यहाँ पर एक छोटी सी चीज लिखता हूँ, मतलब यहाँ पर आपको लिखा हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ a इज समथिंग समथिंग समथिंग, सम ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यूज ऑफ ऑल द वेरिएबल्स s1 s2 s3 +4। अच्छा, मान लीजिए मैं कहता हूँ कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ सम नंबर, लेट्स से x इज 7, तो x के बारे में हम क्या कह सकते हैं? सी फर्स्ट ऑफ ऑल, इससे भी पहले आप ये समझिए, any number is the sum of its integer part and its fraction part। मतलब any number x, let's say, is always the sum of its integer part, greatest integer x, plus एक दूसरा भी फंक्शन कहलाया जाता है fractional part function, जो standard function which strictly takes the values in the range of 0 to 1। 0 is inclusive, 1 is not inclusive, मतलब decimal part, मतलब 0 point something is the fractional part of anything। So what is the point? अगर greatest integer of any number is 7, so that number has to be 7 point something, and that something could be 0 also, but cannot cross the value beyond, मतलब वो एक और next integer पर नहीं जा सकते वैल्यू, मतलब x has to be basically greater than or equal to 7। 7 के equal भी ठीक है, but strictly less than 8। this is clear। now look at this, therefore अगर ये मतलब इस लॉजिक को समझिए कि if greatest integer of x is something, so that variable is in the range of that integer to the next integer strictly less than that। Can I say therefore that here therefore a is equal to, ये सब integers हैं, plus 4। so ये सब मैं as it is लिखूंगा, ये सब integer values हैं, greatest integer is a integer value, right? so s1 s2 up to sm सब की greatest integers plus 4 point something, a strict decimal value। now think about this, already you have defined a as s1 plus s2 plus up to sm,
नाउ यू सेइंग a is s1 का इंटीजर पार्ट प्लस s2 का इंटीजर पार्ट प्लस डॉट 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 सबका इंटीजर पार्ट प्लस 4 पॉइंट समथिंग. तो ये 4 पॉइंट समथिंग क्या डिनोट कर रहा है? कैन आई से ग्रेटेस्ट इंटीजर s1 प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ s1 विल बी s1. तो ये जो 4 पॉइंट समथिंग है, ये मतलब ए में हमने इंटीजर पार्ट सबको सेपरेट कर लिए, तो अभी क्या बचा है? सबके फ्रैक्शनल पार्ट्स रहते हैं डिफाइन करने, ताकि इक्वेशन जो ओरिजिनल इक्वेशन उससे बैलेंस आउट हो जाएगी. तो ये जो 4 पॉइंट समथिंग है, इट इज डिनोटिंग s1 का फ्रैक्शन पार्ट प्लस s2 का फ्रैक्शन पार्ट एंड सो ऑन अप टू sn का फ्रैक्शन पार्ट. Means the sum of m decimals is a 4 point something. I don't know its precise value, but it could be from 4 to 4.99999. I have to minimize the number of variables. So I have to put the maximum value I can. मतलब मुझे S1 S2 जो फ्रैक्शनल वैल्यूज हैं उनको मैक्सिमम वैल्यूज में असाइन करना चाहूंगा, ताकि ये 4 पॉइंट समथिंग कम से कम वेरिएबल्स में फिनिश आउट हो जाए. बट मैं किसी भी वैल्यू को 0.99999 से ज्यादा नहीं रख सकता हूँ, मतलब 1 भी नहीं रख सकता हूँ, स्ट्रिक्टली 1 भी नहीं रख सकता हूँ. तो मैं 1 1 1 भी रखूंगा तो 4 वेरिएबल चाहिए, लेकिन मैं 1 1 1 1 रख नहीं सकता हूँ. Are you now getting the point of the question? 4 point something is the sum of some decimal parts. How many variables are required? At least 5. कम से कम 5 तो डेसिमल्स होंगे, डेसिमल वैल्यूज होंगी 0 पॉइंट समथिंग, जिनका सम 4 पॉइंट समथिंग होगा. इवन इफ इट इज 4.99999, still 5 fractions are possible. 5 into 0.99999 is 4.999. या अगर आप 4.5 ले लो, 0.9 into 5 is 4.5. That's it. Did you get it? Right? 4 point something is the sum of certain decimal values. There have to be at least 5 of them. If you have got this, then it is just a repeat telecast for B. Likewise, B is greatest integer of t1 plus greatest integer of t2 and so on up to tn plus 3 point something. This 3 point something is t1 का fraction part plus t2 का fraction part. Again the same thing कि n, the number of variables. 3 point something is the sum of certain decimal parts. 3 variables नहीं हो सकते हैं क्योंकि 1 1 1 can't be decimals. 3 point something, at least 4 variables, at least 4 decimal parts are required to add up to 3 point something. M is at least 5, N is at least 4. Your answer is there. मजा आया? मुझे तो बहुत आया. I hope this was fun, exciting, interesting, and that you're taking something away. All right. So with this, we'll conclude with our module of numbers, number system, right? But as you saw, हमने शुरुआत के भी कुछ सेशंस हमारे मिसलेनियस थे, और मैंने अंत भी जो किया है लास्ट के 2 सेशंस वो मिसलेनियस लॉजिकल प्रॉब्लम से किया है. तो मतलब नंबर्स में एक कोर थ्योरी पार्ट है, बट उसके अराउंड बहुत कुछ ऐसा है जिसको करने के लिए you just open your mind. So that is my message. Please don't put the questions in CAT exam into brackets of कि अच्छा ये क्वेश्चन इस टॉपिक से है, अच्छा ये थ्योरी का है, इस थ्योरी से रिलेटेड है. Just read the questions on the face value and handle them. That is what I'm trying to put across. All right, so I'll see you again. मतलब हमारी मुलाकातें खत्म नहीं हुई हैं. Right, next one we'll start with our next module. Modern maths, right? So keep up with the practice, people. Thank you so much. All the best. I'll see you again. Thank you.